नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने जब तुक्के में 5 निकाले थे वो भी कैफ के थे, ये तो फिर भी माशाल्लाह सी फैब के हैं, बेहतरीन है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप लोग भी ऐसे ही गुड न्यूज़ सुनाओगे, आप लोग भी 4-4 5-5 पेपर निकालोगे इंशाल्लाह। नहीं मेरा कोई रिपीट वाला नहीं था। असल में मेरा मसला ये था कि मुझे जल्दी से करके ना फर्म जाना था, क्योंकि मुझे अपने घर को सपोर्ट करना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। निकल जाएगा इंशाल्लाह यार। ओके अच्छा, मुझे जल्दी से एक बात बताएं। लैबा कह रही है मुझे भी मेरे घर को सपोर्ट करना है, ईंटें लगानी है घर पे। हाँ लैबा, क्या सपोर्ट करना है ये बताओ। कैसा सपोर्ट? अम्मी को किचन में हेल्प करना, दाल चावल बनाने में। हाँ भाई, हाँ वो भी सही कह रहा है, 50 रुपये की चिप्स उस दिन आप मांग रही थी। हाँ ये चिप्स मांग के सपोर्ट करोगी। चलें इधर चलें, ओके फोकस। बर्तन धोना लिजबा कह रही हैं। चलें भाई, ये भी सपोर्ट ही होता है, ये भी सपोर्ट ही होता है। उसके लिए आपको पेपर में क्लास में बैठने की क्या जरूरत है, वो तो अभी जाके कर लो। ऐसा ही है। नहीं नहीं अच्छा, दूसरा सपोर्ट करना है ना। चलें ओके, इधर देखें। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, ये क्या है? रहते ही नहीं है घर पे या रखते ही नहीं है घर पे? चाइनीज लिखने लग गई हो आप। हॉस्टल में है ये शायद, ओके। ये मैं दूंगा ना, प्लानर दूंगा अभी आपको। चलें हॉस्टल में रहती हैं। अभी आप अपने आप को सपोर्ट करें पहले, फिर घर वालों को इंशाल्लाह। सही है। चलें ओके। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, मैंने आपको एक सवाल भी बना के दिया था, कोई यूनिक सा सवाल जो आज तक वैसे एग्जामिनर ने इस टाइप का पूछा नहीं है। मैं ऐसे और भी बनाता रहूँगा अच्छा सा सवाल। चलें ओके देखते हैं। आओ जी देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें डेफिशिएंसीज इन द अबव ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सही है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है आप ऑडिट मैनेजर हैं, जरिया लिमिटेड एंड रिव्यू कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेड बाय द टीम मेंबर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इवेल्युएट वेदर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑफ 31 दिसंबर इज रीजनेबल। हम मकसद लिखते हैं ना, हम मकसद लिखते हैं ना कि मेरा मकसद क्या है। ओके बट क्या इसके अंदर किसने ये बनाया, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई, नो। अच्छा किसने ये रिव्यू किया, ये लिखा हुआ है। अच्छा और पीरियड, क्लाइंट नेम, चलो पीरियड तो लिखा हुआ है, क्लाइंट नेम, ये भी नहीं है। अच्छा चलें अब एक मज़े की चीज़, जो अब टेक्निकलिटी शुरू होती है, सर क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। गोंडल भाई कह रहे हैं सर क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एक्चुअली मैं अभी एथिक्स पे हूँ। तो ये तुम पूछने आए हो क्लास में? हाँ भाई, ये पूछने आए हो? अभी नहीं जवाब दे रहा मैं, पहले मैं पढ़ा लूँ फिर दूंगा। चलो ओके इधर। तो हमने कहा क्लाइंट नेम। अच्छा अब जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर उस पर बात कर लेते हैं। आ जाओ जी इधर। नो रेफरेंसेस अबाउट द वर्क डन, नहीं ये गलत बात है। नो रेफरेंसेस अबाउट द वर्क डन, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है बैकग्राउंड दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन अ मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन द ऑडिट टीम एंगेज्ड an independent valuation expert to assist in evaluating the management's valuation determination। चलो ये तो बात सही है, इसने ये तो बता दिया कि why expert is appointed। ऐसा है भाई, ये तो बता दिया ना इसने कि why expert is appointed, ये तो सही है। अच्छा अब वो कह रहा है
ऑडिट टीम ने इवेल्युएट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्या ये हमें करना होता है? क्या हमें ये करना होता है? सर बिल्कुल करना होता है। तो मुझे बताओ कितने लोगों ने ये पिक किया था कि इसके अंदर हाउ, कैसे की ये नहीं लिखा हुआ? हाँ भाई, कैसे की ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कितने लोगों ने ये मिस किया था? कितने लोगों ने ये मिस किया था? जल्दी बताओ, अल्लाह की कसम है तुम्हें। ओके, मिस कर दिया था। तो मैंने जानबूझ के मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेरी गुड, सुनो अब सुनो। मैंने जानबूझ के ये डाला था यहाँ पे कि आपको पता लगे कि भाई देखो, सिर्फ ये लिख दिया। अच्छा, मैं अपनी वर्किंग फाइल खोलूँ आपके सामने ऑडिट की, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई मैंने कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट की, तो क्या आप एज अ रिव्यूअर उसको एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ भाई, क्या उसको एज अ रिव्यूअर एक्सेप्ट कर लोगे? तो अगर एक इंडिपेंडेंट बंदा जिसके इस फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, बट यस ही इज एन एक्सपर्ट ऑडिटर, क्या वो आपकी फाइल को देख के ये कंक्लूड कर सकता है कि इसने इसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को देखने के लिए क्या काम किया? वो देख सकता है? इसमें नहीं देख सकता, समझ ही नहीं आएगा उसको। तो क्या हमें ऑल टुगेदर ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए? ऐसा है? चलें, ओके। तो एक तो बात ये हो गई जो हमने अभी की आपसे, सही है, आगे चलते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे लिखा है, मुजना ने भेजा है, while it has been mentioned that the audit team evaluated the competence, capability, qualification of the expert as a procedure performed, no conclusion has been drawn on the said procedure that whether the expert was found to be competent। ना देखो, गलत। हम इसकी बात नहीं करें कि कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ। हमारा मसला ये है कि कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ, ये हमारा मसला ये है कि कैसे किया ये नहीं लिखा हुआ। जल्दी बताओ, कैसे किया ये नहीं लिखा हुआ। हमारा मसला अभी ये है। कंक्लूजन तो आते हैं, कंक्लूजन पे तो आते हैं। अभी हम तो ये देखना चाह रहे हैं, देखो दो चीजें हैं ना, या तो वो रेफर कर दे कि जहां ये काम हुआ है, अब वो कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन में यही समझूंगा ना कि उसने सिर्फ लिख दिया है और उसने ये काम परफॉर्म नहीं किया। ओके, तो आपको नहीं लगता कि आपने सफिशिएंट डिटेल में अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है? आपने अपने नेचर और प्रोसीजर्स लिखने होते हैं। आपने अपने नेचर ऑफ प्रोसीजर्स लिखने होते हैं, ऐसा है? अच्छा, तो अब मुझे बताओ, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स में क्या हो सकता है? फॉर इवेल्युएटिंग कॉम्पिटेंस क्या करना चाहिए? हमने उससे इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छा, तो मैं ये लिख दूं, जल्दी बताना, जल्दी से बताना सब लोग। मैं ये लिख दूं कि वी हैव परफॉर्म इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा है? वी हैव परफॉर्म इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल, जल्दी बताओ, ऐसा है? तो क्या ये सफिशिएंट होगा? जल्दी बताओ, क्या ये सफिशिएंट होगा? अबे नहीं होगा चसियों, ये भी लिखना है इंक्वायरी क्या की थी, ये भी लिखना है कि इंक्वायरी क्या की थी, ये भी लिखना है कि इंक्वायरी क्या की थी, व्हाट इंक्वायर्ड, ये भी लिखो। अच्छा, जो इंक्वायरी की मैंने, जो उसने रिस्पॉन्स दिया, क्या उसका रिस्पॉन्स भी लिखूं? अब मेरी बात सुनना, अब जो मैं सिखाने लगा हूं, अब जब उसने रिस्पॉन्स दिया ना, तो अब इस रिस्पॉन्स के बेस पे मैं कंक्लूड करूंगा कि एक्सपर्ट रिस्पॉन्सेस वर एप्रोप्रिएट। अच्छा, तो अब मैं ये कहूंगा कि हेंस वी फाउंड हिम कॉम्पिटेंट, ऐसा है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। बिना कह रही अजम्पशंस की इवैल्यूएशन नहीं कर रही। ओ मेरी बहन, अभी मैं क्या अजम्पशन पे आया हूं या मैं उसको हायर कर रहा हूं? हाँ भाई, हायर कर रहा हूं, तो बिला वजह की होशियारी क्यों है?
हाँ भाई क्या हो गया, लाइबा की आत्मा आ गई है क्या आप में? लाइबा ने अपने सारे जो भी मसले मसाइले बलाए हैं आप पे ट्रांसफर कर दिए हैं। सही है, मुझे तो ये लगता है। अच्छा तो मुझे वैसे बताओ, अब क्या इसमें मैंने ये बता दिया कि नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है? नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है? अच्छा इंक्वायरी किस टाइप की? हाँ भाई, और सामने वाले का जो रिस्पॉन्स आया, क्या मेरे लिए ये बेसिस ऑफ कंक्लूजन है? बेसिस ऑफ कंक्लूजन है। क्योंकि देखो अगेन, आप अगर सिर्फ ये लिख देते हो ना, मैं तुम्हें सिखाना क्या चाह रहा हूं, आप अगर सिर्फ ये लिख देते हो ना कि भाई हमने जैसे यहां पे लिखा हुआ है कंक्लूडेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रीजनेबल। भाई हाउ यू हैव कंक्लूडेड, तो इसका मतलब यह है कि इसने वो बेसिस नहीं बताई ना कि बेसिस क्या है। तो बेसिस, इसको भी बेसिस से रेफर करना चाहिए कि किस बुनियाद पे कह रहा है। तो अच्छा बेसिस मेरे दिमाग में क्या आती है, सुनना, बेसिस मेरे दिमाग में क्या आती है, तुम लोगों को डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। बेसिस मेरे दिमाग में ये आती हैं कि हमने जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट को उठाया और सामने वाले एक्सपर्ट की रिपोर्ट को उठाया तो हमने अजम्पशंस मैच की, अजम्पशंस में कोई फर्क नहीं था। लिख दूं यहाँ पे एक एक करके, हमने अजम्पशंस मैच की, सही है, विथ मैनेजमेंट, तो कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा है मेरे बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं था। अजम्पशंस मैच की, हमने वैल्यूज मैच की, हाँ भाई, विथ मैनेजमेंट कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा है। अच्छा हमने अपने एक्सपर्ट का वर्क रिव्यू किया और फाउंड दैट टू बी एडिक्वेट। तो क्या मैं अपने एक्सपर्ट का काम रिव्यू करता हूं? हाँ भाई, क्या एक्सपर्ट का काम मैं रिव्यू करता हूं? अच्छा उसमें ये देखता हूं कि उसने मेथडोलॉजी सही इस्तेमाल की है नहीं की है। अच्छा अगर आप मेरे बच्चों ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ना करो, सही है, अगर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ना करो तो आपको नहीं लगता कि आपने अपना जो सफिशिएंट काम किया है वो प्रेजेंट ही नहीं किया? अच्छा खिजरा कह रही है अगर हम यहाँ लिख दें कि नो रेफरेंस वॉज गिवन टू द वर्किंग परफॉर्म फॉर एवेल्यूशन द कंपनीज, विल इट बी सफिशिएंट? नहीं, आपने बताना होगा। अच्छा आपको पता है कि उसने कहीं और काम किया हुआ है जो आप रेफरेंस की बात कर रही हैं? खिजरा मेरा पहला सवाल ये है, क्या आप लोगों को पता है इस सवाल में कि उसने कहीं और काम किया हुआ है? नहीं। तो जब कहीं और काम नहीं किया हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसने वो काम नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा ऐसा हो सकता है कि उसने काम किया हो, बट काम किया हुआ होना और उसका डॉक्यूमेंट होने में फर्क है। तो हम अभी काम होने पे बात कर रहे हैं या उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा तो मुझे बताओ ये सीक्वेंस समझ आई? नेचर ऑफ प्रोसीजर, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स ऐसा ही है। अच्छा फिर नेचर ऑफ प्रोसीजर में आपने क्या किया, इंक्वायरी क्या की, उसके रिस्पॉन्स क्या है, वो बेसिस बनेंगे आपके कंक्लूजन के। तो जैसे मैंने अब ये सारा काम किया, मैंने उसके काम को रिव्यू किया, मैंने उसकी अजम्पशंस मैच की, वैल्यूज मैच की, और फिर एक जगह लिखा होगा डिफरेंस, नो डिफरेंस। तो बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म वी कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एफएस इज एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द एफएस। अब कंक्लूजन तमीज से लगेगा? यस। तो देखो अब एक बंदा, एक इंडिपेंडेंट बंदा आए, वो बोले भाई काम क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यस ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। फिर उसने बोला अच्छा यार इसने काम किया हुआ है, इसने फिर लिखा हुआ है एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। अच्छा फिर उसने एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट में क्या किया, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक की है, जल्दी बताओ। ओके तो कॉम्पिटेंसी में उसने क्या क्या चेक किया, कैपेबिलिटी में क्या क्या चेक किया, और इंडिपेंडेंस में क्या चेक किया उसने? इंडिपेंडेंस एग्रीमेंट करवाया होगा, ऐसा ही है, वो सब लगा हुआ।
अच्छा एक बंदा देखते जा रहा है, अच्छा फिर उस पे नीचे लिखा हुआ कि बेस्ड ऑन द अबव वर्क परफॉर्म वी कंक्लूड, बेस्ड ऑन द अबव वर्क परफॉर्म वी कंक्लूड दैट द एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड इंडिपेंडेंट, ऐसा ही है। अच्छा तो अब मैं ऐसे ही कह रहा हूं या मेरे पास बेसिस हैं, बताओ बेसिस हैं। अच्छा बेसिस को हम कह रहे हैं एविडेंस, जिसकी बुनियाद पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये हुआ है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? ओके बेहतरीन हो गया। एक क्वेश्चन था जी, नाजिश पूछें, क्या क्वेश्चन था, जल्दी बताओ। बेसिस नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखो डॉक्यूमेंटेशन की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, वो बोलता है आइजा 230 बनाया इसलिए किया है कि एक बंदा ये डॉक्यूमेंट कर सके कि नेचर काम क्या हुआ है, उसकी टाइमिंग क्या थी, किस पीरियड में हुआ है, किस वक्त का हुआ है, और उसकी एक्सटेंड क्या थी। याद है कल की क्लास में एक्सटेंड भी बताई थी, सैम्पलिंग लगी हुई थी पूरी कि कितना सैंपल सेलेक्ट किया है, क्या रिस्क है। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड तीनों बताने होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं स्टॉक काउंट करने गया, अगर मैं स्टॉक काउंट करने गया, अच्छा तो यहाँ पे क्या लिख रही है नाजिश, सर ये सब तो हम लिखते हैं ना, अगर हम कुछ गलत लिख दें तो गलत कैसे लिखोगी, सवाल है, गलत कैसे लिखोगी एक बताओ। मतलब या फॉर एग्जांपल आपको दिल चाह रहा था, आपने मैनेजमेंट के लिए गाली लिख दी यहाँ पे, फिर क्या क्या करेंगे, क्या ऐसा गलत होगा। वो कह रही हैं मतलब जैसे इंक्वायरी का एविडेंस कैसे होगा। अच्छा ये कह रही हैं भाई एक मुझे बात बताओ, आप जब ऑडिट करने आते हो तो थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल होता है कि इंसान का बच्चा बन के काम करेगा। हाँ जी ऐसा है, सही है। आपने इंक्वायरी परफॉर्म की, आपने इंक्वायरी परफॉर्म की, आपने उसको उसका रिप्लाई भी दे दिया। अब सवाल यह है क्या आपके ऊपर इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल लागू होता है या नहीं होता, सिर्फ इस बात का जवाब दो। तो ये वहां से कवर होता है, ये वहां से कवर होता है कि आपके ऊपर इंटेग्रिटी का, बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप नहीं करोगे ऑनेस्टी से काम तो वो खत्म हो गई बात। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी 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 आपको बताते हैं ये क्या गेम है, सुने अभी आपको बताते हैं। मैं तो करूंगी इंशाल्लाह, चलो सही है, अभी आपको बताते हैं। एक यही एक्सपर्ट का इवैल्यूएशन का मामला था, तभी उन्होंने सवाल भी बना दिया। सही है सर, मैनेजमेंट के साथ किसी भी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट करेंगे, जल्दी बताओ क्या मैनेजमेंट से बात करके आ गए तो क्या वो अपने दिमाग में रखनी है या पेपर पे लानी है, पेपर पे लानी है। Whatever document, whatever inquiries you have performed, whatever responses that you have got has to be documented, has to be documented, has to be documented. क्लियर है। अच्छा अब डॉक्यूमेंटेशन का मैं तुम्हें एक अच्छा खासा नजराना बताऊं, एक एक एग्जांपल दूं। चलें आ जाओ, अभी तो सुनो, अब सुनो, जब ये बात खोली है तो मेरा एक क्लाइंट है, सही है, क्योंकि आपका भाई ऑडिट बड़े मोहब्बत दिल से करता है, प्यार से करता है। सर मीन सब डॉक्यूमेंट करना है, बिल्कुल ऐसा है। चलें सुने, मेरा क्लाइंट एक, सही है, अब आपको पता है कि आपको जो है लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, लॉज एंड रेगुलेशन लेते हैं ना हम अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो क्या आपके एफएस के ऊपर इंपैक्ट आता है, सर आता है। अच्छा अब मेरा क्लाइंट है, सही है ना, जो पाकिस्तान के बाहर रॉयल्टी पे करता है। अच्छा रॉयल्टी इसलिए पे करता है क्योंकि वो सामने वाली कंपनी का क्या यूज करता है, नाम, ऐसा है।
अच्छा आप सुने, मैंने एक इशू निकाला, कैसे निकाला? रिस्क असेस करके, ऐसा ही है। मैंने अभी किसी बच्चे का वर्किंग पेपर रिव्यू नहीं किया, अभी आपका भाई तबाही मोड में ऑन हुआ है, अभी क्लाइंट को परेशान करने वाला मोड ऑन है। आज उसने माफ़ी तलाफ़ी कर ली कि भाई खुदा के वास्ते बस कर जा, ख़त्म कर इस बात को, आगे और इश्यूज़ नहीं निकालना, मैं और भी इश्यूज़ निकाले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मांगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लीन, 2 नंबरी अपने को पसंद नहीं। सही है, चलें आ जाएं। अब हमने कहा अच्छा अब इशू आ गया, तो क्या मैंने अभी ये इनहेरेंट रिस्क निकाला? ये मैं इनहेरेंट रिस्क की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल्स तो मैंने देखे ही नहीं, इनहेरेंट रिस्क है। चलें ओके, अब हुआ क्या, इशू क्या था? लॉ ये कह रहा है कि अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के, सही है, कोई रॉयल्टी पे कर रहे हैं अंडर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप वो सर्विस यहां रिसीव कर रहे हैं, ऐसा है। आपके ऊपर फेडरल एक्साइज, फेडरल में आपके पास फेडरल है ना, ये ऐसा है, तो आपने उसके ऊपर एफईडी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, वो भी अपने 10% ऑफ रेवेन्यू। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अमाउंट, सही है। चलें, एक हमने एग्जाम्पल बना दी तुम लोगों के लिए, चलो सही है। अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब मैंने अपनी टीम से पूछा, ये खातून जो कि किस पे काम कर रही हैं, कंटिंजेंसीज पे, सही है। नेपाली, यहाँ तुम्हारी खाला है भंगी, इधर चलें जी, सुनो। अच्छा आप सुनो, जल्दी से फोकस करा इधर। अच्छा मैंने कहा ये कंटिजेंसीज पे काम कर रही हैं। अच्छा अब मैंने इनसे पूछा, मैंने इनको कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि आपने ये जो लॉ में चेंजेस आए इसको नोट किया? उसने बोला नहीं, लॉ में चेंजेस को नोट नहीं किया। तो मैंने कहा भाई फिर आप कंटिजेंसी पे काम कैसे कर सकती हैं? तो खैर मेरे हिसाब से जो मेरा रिस्क था मैंने उसको बता दिया, क्योंकि टीम को तो पता होना चाहिए ना, ऐसा ही है ना। चलें ओके, ये हो गया। अच्छा जैसे ही मैंने इसको बताया तो हमने क्लाइंट से इंक्वायरी की, इंक्वायरी की। अच्छा इंक्वायरी ये की कि वेदर यू हैव बुक्ड दिस एज अ लायबिलिटी और नॉट, ऐसा है भाई? अच्छा तो ये जो मैंने रिस्क निकाला, क्या ये रिस्क असेसमेंट मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा? सवाल है सर, मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा रिस्क असेसमेंट। अच्छा मैं ये भी लिखूंगा कि ये रिस्क असेसमेंट मैंने इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन से निकाला था, कि उससे मुझे ये मैटर मिला, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क बन गया। अब ये रिस्क आप लाइन से डॉक्यूमेंट करते हैं कि इस पे अपने काम करना है। क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। ओके ये रिस्क आ गया, तो क्या आपको रिस्क असेसमेंट भी डॉक्यूमेंट करनी होती है? यस, आप ये बोलती हो। अच्छा आपको मैंने जब एनालिटिकल प्रोसीजर सिखाए थे तो आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि सेल्स बढ़ रही थी, कमीशन गिर रहा था, तो ये भी तो आप बताओगे ना कि इट इज अपेरेंट दैट द सेल्स, तो वो जो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे वो भी तो फाइल में लगाओगे ना, कि नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या था, आप लिखोगे ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर। नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या था, ऊपर क्या लिखोगे? एनालिटिकल प्रोसीजर। टाइमिंग क्या थी? स्टार्ट ऑफ ऑडिट। टाइमिंग क्या थी? स्टार्ट ऑफ ऑडिट। प्रीलिमिनरी काम कर रहे थे, तो है ना, यही तो बताया, यही तो रिस्क असेसमेंट है। लिखा एनालिटिकल से निकला है, ये हमारी लॉ की अंडरस्टैंडिंग से निकला, लॉ रेगुलेशन में चेंजेस से आया है, ऐसा है मेरे बच्चों। खैर अब हमने इंक्वायरी की, अच्छा ये रिस्क आ गया, अब रिस्क को क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है।
मैंने क्लाइंट से पूछा कि भाई मुझे बताओ, अच्छा अब क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर बन गया, क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर बन गया? अब सिग्निफिकेंट मैटर पे जो भी डिस्कशन होगी वी नीड टू डॉक्यूमेंट इट कि इस पे ये काम किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने रिस्क निकाला और आपने इतने सारे काम किए, आपने फाइल में नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फाइल देखेगा वो बोलेगा आपने इस पे काम ही नहीं किया हुआ, आपने काम ही नहीं किया हुआ, वो दिख नहीं रहा। अच्छा तो हम डिस्कशन करने गए, मैं गया, क्लाइंट गया, वहां का उनका टैक्सेशन एक्सपर्ट आया, अच्छा मैं पूरा लॉ पढ़ के गया था, एफईडी एक्ट। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं एफईडी एक्ट पढ़ के गया तो उसने मुझे कहा कि देखें भाई, केस ये है कि सामने वाली कंपनी है नॉन रेजिडेंट। जल्दी बताओ कौन सी कंपनी है? नॉन रेजिडेंट। तो मैंने कहा जब नॉन रेजिडेंट कंपनी है, वो कह रहा है वो कह रहा है जब नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो नॉन रेजिडेंट कंपनी सेल्स टैक्स जो उस पर लगता है ना जिसको मैं सर्विस दूं, ये तो मैं सर्विस ले रहा हूं, हाँ या नहीं भाई? सेल्स टैक्स जो उस पर लगता है ना जिसको मैं सर्विस दूं, ये तो मैं ले रहा हूं सर्विस, और वो मुझे चार्ज नहीं कर रहा। लॉजिक समझ आ रही है? लॉजिक समझ, देखो कितना टेक्निकल है, लॉजिक समझ आनी चाहिए भाई। मैं तो सर्विस दे थोड़ी ना, मैं तो सर्विस ले रहा हूं। सेल्स टैक्स तो उसको चार्ज करना चाहिए मुझसे, बात समझ आ रही है? सेल्स टैक्स तो उसको चार्ज करना चाहिए, ऐसा ही है भाई, बात समझ आती है? ओके, अब जरा बात करना, अब जरा बात सुनना है। तो वो कह रहा है इनका प्ली ये है कि भाई मैं क्यों पे करूं, तो फिर एफईडी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप, प्लीज सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात सिखा रहा हूं, एफईडी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, सही है, पाकिस्तान के बाहर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के बाहर, तो आप तसव्वुर करें, अज्यूम करें कि उसके अंदर इतना सेल्स टैक्स उसने लगाना चाहिए था जो कि नहीं लगाया। यस, बिल्कुल ऐसा है, और वो ये चार्ज करता। आप एक काम करें, उस पर वो सेल्स टैक्स चार्ज करके उसका वो अमाउंट हमारे पास जमा करा दें और उसके पैसों में से काट लें, और उसके पैसों में से काट लें। बात क्लियर है? बात समझ आई? और उसके पैसों में से काट लें। क्लियर है? जल्दी बताओ, ऐसा है? हाँ, वो उसको बोल रहा है ना, उसके पैसों में से काट लेनी। पहले तो आप ये समझें कि ये उसने आपको फराहम की। क्लियर है मेरे बच्चों? उसने आपको फराहम की। आप फिर ये अज्यूम करें कि उसके ऊपर ये लागू था कि वो सेल्स टैक्स इसके ऊपर चार्ज करेगा। पहले बताओ, ये भी बात समझ आती है? सही है? अच्छा, तो हमने क्या कहा कि भाई पहले तो उसका प्ली क्या था कि भाई मैं सर्विस ले रहा हूं, मैं सर्विस दे नहीं रहा। अगर मैं सर्विस किसी को चीज बेचूंगा तो उस पर टैक्स लगा के रिकवर करूंगा ना, तो मेरा आउटपुट होगा, ऐसा ही ना, तो मेरा आउटपुट होगा। अबे ये तो सामने वाला नॉन रेजिडेंट बंदा है जो मुझे सर्विस दे रहा है, वो मुझे इनवॉइस करता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता। तो ये क्या कह रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में सर्विस टर्मिनेट हो रही है, यस, उससे मतलब सेल्स टैक्स लगना चाहिए, वो नहीं लगा रहा। आप एक काम करें, उस पर वो अमाउंट लगाएं, और वो अमाउंट जो भी बनती है उसकी सर्विस के ऊपर उसके काट के मुझे जमा करा दें। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, इसको हम टैक्सेशन की जबान में कहते हैं रिवर्स चार्ज मोड। क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज मोड। रिवर्स चार्ज मोड का मतलब यह है कि सामने वाले ने मुझे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, बट मैं अज्यूम करूंगा कि सेल्स टैक्स चार्ज किया इस अमाउंट पे, उतना उसकी इनवॉइस से काट के दे दूंगा। ऐसा है? यानी मैं यूं करूं, एक चीज सिखाऊं, अभी मजा आ जाएगा, सुनो। यानी मैं ये कहूं कि जो उसने मुझे बिलिंग की है, अज्यूम करूं उसने बिलिंग की है वो 110% है, क्या ख्याल है? 110% है, उसमें से 10% काटूं और जमा करा दूं, ऐसा है? क्लियर हो गई अब बात? अब क्लियर हो गई बात? जल्दी बताओ यार, क्लियर हो गई बात? ओके, चलें, ये डन हो गया। यानी देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है लॉज में, अब ये आपको हाजिर दिमागी रखनी होती है। खैर, मेरा रिस्क अभी चल रहा है, हाँ मेरा रिस्क अभी चल रहा है। यस, अब सुने, जो मेरी उससे ये बात हुई, जो उसने मुझे जवाब दिए, क्या मैं इसको ऐसी हवा में रखूं या इतनी कॉम्प्लेक्स बातें लिख लूं कि उसने क्या मुझे बेसिस दिए हैं, डॉक्यूमेंट कर लूं? अच्छा, तो मैंने जो इंक्वायरी की थी वो नहीं लिखूं? लिखेंगे?
अच्छा तो वो इंक्वायरी कैसे आई थी? रिस्क असेसमेंट से, रिस्क असेसमेंट से। तो वो रिस्क असेसमेंट की थी, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। पता तो लगे मसला आया कहां से था। आया तो बेस पे ये काम हुआ हुआ। तो क्या हम ये कहें मैंने जितनी भी सिग्निफिकेंट मैटर्स पे बात की है सब डॉक्यूमेंट होंगी? मैंने जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स पे बात की है सब डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा जो सिग्निफिकेंट मैटर पे बात कर रहा हूं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट होगी या उसके नतीजे, उसका कंक्लूजन भी? उसके नतीजे, उसका कंक्लूजन भी। क्लियर है? चलें ओके, ये बात समझ आ गई। अच्छा तो ये कोई बंदा एक्स वाई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, मेरी फाइल लिखेगा, उसको समझ आएगा इस पे काम क्या हुआ हुआ है? हाँ भाई समझ आएगी ना कि ये सवाल आया था, ये प्ली थी। अच्छा आप अच्छा मैं भी हूं ना, मैं वैसे बता रहा हूं, मैं भी 1 साल बाद देखूंगा कोई मुझसे सवाल पूछेगा, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या काम किया था इसके ऊपर। तो यार उस वक्त थोड़ी ना मुझे याद आएगा कि प्ली क्या है सामने वाले की। चलें आप सुने, मैंने कहा अच्छा सही है, आप ये लेके जमा करा देंगे, पर आप सामने वाली अपनी कंपनी से पूछें जिसको रॉयल्टी जमा हो रही है। प्लीज सुनना। हाँ आप सुनो, प्लीज सुनो। अच्छा आप सुने, ये एविडेंस ऑफ वर्क डन हो गया, आप सुने आगे, फोकस। मैंने ये कहा कि मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई आप उससे काट के जमा तो करा दोगे पर आपको पैसे तो सामने पूरे देने, इस बात को मानते हो? इस बात को मानते हो? सामने तो पैसे पूरे देने हैं, वो तो आपको नहीं जाने देगा, आपका तो एग्रीमेंट है उससे, वो तो पूरे पैसे लेगा। तो उसने कहा यार हम फिर एक काम करेंगे। तो उसने जवाब दिया, उसने एक बेसिस बनाई, उसने एक बेसिस बनाई कि मैं जब उसको पैसे पे करूंगा ना तो मैं उसको 100% पेमेंट करूंगा। सही है? और प्लीज सुनना, ये इतनी टेक्निकल बात है, ये मिस हुई तो तुम्हारी अपनी गलती होगी क्योंकि मैं तुम्हें हाई लेवल सिखा रहा हूं, ये तुम्हें को बताएगा नहीं प्रैक्टिकलिटीज जो होती हैं। अब ये तुम कभी सीने में डायरेक्टर बनोगे तो तुम्हें समझ आएगी ये क्या, वरना तो ये छोटे मोटे काम करते रहोगे। सीख लो आज क्या है ये, सुनो। उसने मुझे क्या कहा और बड़ी मजे की बात कही। हसनैन कहते 110 की नहीं थी, 110 तो लॉ कह रहा है ना मेरा भाई। नहीं आई बात समझ आपको? 110 तो लॉ कह रहा है ना कि अज्यूम करो, ऐसा है ना? अच्छा आप सुने जल्दी से। अच्छा पर मैंने, मेरा क्या प्ली है, आपको सामने तो पूरे पे करने हैं, आपको सामने तो पूरे पे करने हैं, ऐसा ही है। तो इसने जवाब क्या दिया यार, मतलब लॉजिक देखो, लॉजिक देखो साले कहां कहां से लाते हैं। पर ये क्या हाजिर दिमागी होनी चाहिए आपकी, वरना खा जाएगी क्लाइंट आपको। इधर सुने, वो बहुत जाना माना टैक्स का एक्सपर्ट है, बहुत जाना माना टैक्स का एक्सपर्ट है, प्लीज सुने इधर। तो हमने ये कहा भाई मुझे एक बात बता दो कि उसको तो 100% पेमेंट करनी है आपने रॉयल्टी की, तो ये पैसे काट के दोगे तो आपको तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना, वो तो आपको नहीं देगा पे चीजें। ओके अब आगे सुने, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है देखें आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये अज्यूम करूंगा, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, अगर मैं ये अज्यूम करूंगा, अगर मैं अज्यूम करूंगा कि मेरी इनवॉइस के अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, अज्यूम करेगा ना, अज्यूम करेगा ना कि मेरी इनवॉइस के अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा इनपुट है। क्या ख्याल है? नहीं आ रही बात समझ, टेक्निकलिटीज नहीं समझ पा रहे ना। वो कहेगा जब मैं पे कर रहा हूं, जब मैं पे कर रहा हूं, अच्छा उस देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है अज्यूम करो कि उसके लिए जो उसने इनवॉइस की है वो इंक्लूसिव ऑफ एफईडी है, इंक्लूसिव ऑफ एफईडी है, इस बात को मानते हो? इंक्लूसिव ऑफ एफईडी है। मैं कह रहा हूं भाई तू अगर उसके जो उसने देखो इनवॉइस की है वो असल में 100% है, तू उसको काट के देगा तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, वो तो मानेगा ही नहीं। यहां तक अलाइंड हो? चले अब सुने, पर पेमेंट तो उसको 100% करनी है ना रॉयल्टी की, पेमेंट तो 100% करनी है रॉयल्टी की, तो वो तो कभी नहीं मानेगा। उसने मुझे बोला कि भाई मैं उसके पैसे नहीं काटूंगा, मैं उसके पैसे नहीं काटूंगा। उसने मुझे क्या बोला जल्दी बताओ? मैं उसके पैसे नहीं काटूंगा, उसे बोला नहीं डिडक्ट करूंगा उसके पैसे। तो मैंने कहा भाई फिर वहीं आके खड़े हो गए, ये तुम्हारे पास पेनल्टी लग जाएगी, ये कौन करेगा? उसने कहा भाई मैं अपनी जेब से दे दूंगा उस पर जितना बनता है। उसने क्या कहा? मैं अपनी जेब से दे दूंगा जितना बनता है, ऐसा है? अच्छा मैं करूंगा कैश क्रेडिट, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। उसने कहा मैं करूंगा कैश क्रेडिट और एफईडी रिकवरेबल
डेबिट। मैंने कहा है एफईडी रिकवरेबल? उसने बोला भाई मैं उस इनवॉइस से, प्लीज सुनना, अब देखो सवाल ये आ रहा है ऐसा क्यों करेंगे, क्या मैंने कंक्लूड किया, होशियारी किस बात की है, क्या मैंने कंक्लूड किया, कोई समझा? बोला समझ नहीं आया। अबे तेरे बस की बात भी नहीं है समझना, सुकून से बैठ जा, सुकून से चुपचाप पहले सुनना है पूरा। सेल्स टैक्स की जो तुमने रट्टे लगाए हुए ना, चुपचाप सुनो, तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा कि क्या चल रही है, इधर सुनो, टेक्निकलिटीज। सही है। अच्छा, अब उसने दूसरा क्या मुद्दा रखा कि मैं उसके पैसे नहीं काटूंगा, तो हम क्या वहीं आके खड़े हो गए कि पेमेंट तो इनको करनी है, हाँ या ना में जवाब दो। मैंने कहा भाई अभी तुमने समझाया कि वो एक नॉन रेजिडेंट है, तो तुम्हें कानून कह रहा है, कानून कह रहा है कि समझो उसमें ये है, यहां तक बात क्लियर थी? मैंने कहा फिर तेरे उससे एग्रीमेंट है कि भाई तेरे को उसको पूरे पैसे देने हैं, तो उसने बोला हाँ मैं उसको पूरे दूंगा। तो मैंने कहा फिर ये जो पेमेंट होगी, ये जो 10% की पेमेंट होगी, ये कैसे करोगे? तो वो भाई सामने से कह रहा है मैं पेमेंट कर दूंगा ना, उसमें से अपनी जेब से दूंगा। मैंने कहा अपनी जेब से दूंगा? क्या कह रहा हूं मैं, क्या करेगा वो? अपनी जेब से देगा। कैश हो गया क्रेडिट, कैश हो गया क्रेडिट। मैंने कहा इसका एक्सपेंस बुक कर फाइनेंशियल्स में, मैंने कहा इसका एक्सपेंस बुक करो फाइनेंशियल्स में। सही कह रहा हूं मैं? नहीं कह रहा मैं सही? मैं कह रहा हूं एक्सपेंस बुक करो उसका फाइनेंशियल में। अच्छा, क्या उसकी ये बेसिस डॉक्यूमेंट करूं? सिग्निफिकेंट मैटर है अबे, 1.2 बिलियन की अमाउंट है? चलें ओके, मान लिया, मान लिया। अच्छा, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं ना, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, सही है ना, उसका रेवेन्यू बिलियंस में है, तो उसका 10% भी 1.2 बिलियन बनता है, तो ये तो लगेगा ना, और उसके ऊपर एफईडी लगेगी। क्लियर है? अब आगे सुने। अच्छा, यहां तक अलाइंड हो? एक एक बच्चे से पूछ रहा हूं, यहां तक अलाइंड हो? कैश टू एक्सपेंस करना चाहिए, वो क्या कहता है? कैश टू रिसीवेबल, कैश टू रिसीवेबल, कैश टू रिसीवेबल कर रहा है वो। और मैंने कहा भाई एक मिनट, ये किधर रिसीवेबल क्यों? उसने बोला मैं आपको बताता हूं आकाश, आप अभी बच्चे हैं। जैसे उसने ये बोला ना, भाई की दिमाग शार्ट फौरन से। मैंने कहा अब तो कबर खोद के निकलूंगा। सही है, अब हो गया ईगो हर्ट। चलें, अब हो गया बात। पर वो बंदा बड़ा अच्छा है सामने से, सही है ना, वो तो मजाक में कह रहा होगा, बट अभी यहाँ दर्द हुआ ना, इधर फील हुआ, इधर। अब सुने, मैंने उसको कहा अच्छा आप इसको रिसीवेबल बनाएंगे, उसकी बेसिस बताएं। क्या मैं उससे बेसिस पूछूं? क्या मैं उसको बेसिस पूछूं कि क्यों बनाओगे? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कहानी सुनो यार, मैं अमेज था बंदे की नॉलेज पे। सुनो, उसने कहानी ये सुनाई, क्योंकि मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूं, तो एज इफ मैं इनपुट टैक्स पे कर रहा हूं। इस बात को मानते हो? मैं जो चीज खरीदता हूं इनपुट टैक्स पे करता हूं, जो चीज खरीदता हूं इनपुट टैक्स पे करता हूं। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। तो अब लॉजिकली देखो तो सही कह रहा है ना, लॉजिकली देखो तो सही कह रहा है, लॉजिकली देखो तो सही कह रहा है। ऐसा है, बात समझ आ रही है? अब देखो वहां पे ये छोटी चरस कह रहा है 90% वाली कंडीशन लगती है। क्या मैं ये सिखा रहा हूं या मैं सिखा रहा हूं कि कहानी कुछ और है, कहानी कुछ और है? तुम 90% पे आके रो रहे हो, सुकून से बैठ जाओ चुपचाप। 90% ये तुम्हारे बचपन की चीजें अपने तक रखो, मुझे पता है क्या है, लेट इट बी, सीखो क्या सिखाना चाह रहा हूं इधर। अब मैंने कहा कि भाई वो कह रहा है मैं इनपुट में क्लेम करूंगा, आपको ये कहानी सुन के समझ आ रहा है कि क्या सीन है? हाँ भाई, जल्दी से। ओके, मैंने उसको पता है क्या बोला, जवाब सुने आप। वो बस अल्लाह दिमाग में डाल देता है उस वक्त, अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा कुछ इसमें कमाल नहीं है। इधर मैंने उसको बोला फॉर क्लेमिंग इनपुट देयर मस्ट बी एन आउटपुट फॉर द सेम, फॉर क्लेमिंग एन इनपुट देयर मस्ट बी एन आउटपुट फॉर द सेम, राइट? आउटपुट क्या है? यानी वैल्यू क्रिएशन। आपको याद है ना, सेल्स टैक्स के अंदर वैल्यू क्रिएशन होती है कि आपने इनपुट किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर उस पर सेल्स टैक्स लगाया, आगे बेचा। मैं कह रहा हूं वेयर इज द वैल्यू क्रिएशन? वैल्यू एडेड टैक्स नाम क्या है? नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे एक बात बता, मेरे को एक बात बता। अच्छा भाई सुने, उसने जवाब क्या दिया? उसने, मैंने कहा ये एफईडी पे कर रहे हो, हाँ या ना में जवाब दो। फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। तो उसने बोला नहीं देखें, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, वो मैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स भी पे करूंगा ना। मैंने कहा एक बात मैं आपको बता दूं, सेल्स टैक्स जो है ना, सेल्स टैक्स जो है वो तुम्हारा सर्विस पे है,
ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। सूबों की चीज तुम फेडरल से नेट नहीं कर सकते, सूबे की चीज तुम फेडरल से नेट नहीं कर सकते, उसकी कैटेगरी ये है ही नहीं। तो भाई अब कोहराम मच गया, अब बोला भाई ये हो गई है गेम, ये बंदा पहुंच गया सही जगह पे। ये मैंने ऐसे ही बोला या मैं इसको लिखूं कि मैंने किस बेसिस पे बोला, डॉक्यूमेंट्री करूं उसको, लॉ क्या था, किस बेस पे। अच्छा ये सारी बकवास करके क्या मैं एक नतीजे पे पहुंच जाऊं कि इन आवर व्यू द रिसीवेबल हैव नॉट बीन अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, रिसीवेबल गलत रिकॉर्ड हुआ है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। अब इसको उठा के ले जाऊं समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में, क्या ख्याल है? अच्छा अब एक बंदा देखे मेरे वर्किंग पेपर जाके और समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट खोले, उसमें आ रही होगी रिसीवेबल इनकरेक्टली बुक्ड, ऐसा है रिसीवेबल इनकरेक्टली बुक्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा मैंने वहां पे वर्किंग पेपर का रेफरेंस दिया हुआ होगा C.01, तो वहां पे ये तफरीयां हुई होंगी सारी, ये C.01 में सारी तफरीयां हुई होंगी। अच्छा तो उससे सबको पता लग जाएगा कि शुरुआत कहां से हुई थी, रिस्क कैसे निकला था, काम क्या हुआ और फिर किस बेसिस पे कंक्लूड हुआ है। यस तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई कि उसके आर्ग्यूमेंट, अच्छा मैनेजमेंट का आर्ग्यूमेंट कि भाई क्योंकि हम इसको इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे एंड इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एज पर लॉ दिस, एज पर क्लॉज दिस, ये एक फेडरल मैटर है, आप इसको सेल्स टैक्स से जो सर्विस पे है, जो सूबे का मसला है, उससे नेट नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ इफ आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट रेगुलेशन, दैट लॉ, तो क्या मुझे वो बेवकूफ बना देता? हाँ जी। बट अब हमने उसको बोला कि माना हम बच्चे हैं पर काम पूरा आता है, ऐसा है। अब तो दुनिया मानती है ना, अब तो देखें वो फिर वहाँ के जो CFO हैं और जो वो VP हैं वहाँ के, वो कहते हैं खुदा के वास्ते क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गया है, इंसान बन जा। मैंने कहा जो मैंने अल्लाह से वादा किया है मैं ऑनेस्टी से करूंगा तो मतलब करूंगा। हाँ भाई क्लैरिटी है मेरे बच्चों, बात समझ आती है। अच्छा अब देखो आपको मैंने बातों बातों में ये भी सिखा दिया कि जब आप अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्शन कर रहे होते तो वहां पे भी रेफरेंस आता है कि ये आ कहां से रही है। तो यार मुझे खुद बता दो मेरे बच्चों पे आ हूं कि यार अगर तुमने रेफरेंस नहीं दिया और तुमने ये सब डॉक्यूमेंट नहीं किया तो तुम एक मिस स्टेटमेंट को मिस स्टेटमेंट कह सकते हो जबकि तुम्हारे पास बेसिस नहीं है। तो क्या मैंने तुम्हें बेसिस पे पहुंचना सिखा दिया? क्या मैंने तुम्हें बेसिस पे पहुंचना सिखा दिया? ऐसा है। अच्छा और अगर एक बात बताओ, सब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आप, बेहतरीन। यस तो समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में क्या हसनैन कह रहे हैं? अच्छा आपको याद है कि जब हम इवैल्यूएशन और मिस स्टेटमेंट करते हैं वो है आइजा 450, ऐसा ही है ना, आइजा 450 इवैल्यूएशन और मिस स्टेटमेंट्स, जिसको आप कह रहे थे सर कराएं। मैंने कहा भाई मैं सैम्पलिंग के साथ करा दूंगा, मैंने अलग से कराया आप लोगों को, आप सुने तुम बताओगे मुझे। तो जब प्लानिंग की कंक्लूजन सब डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऐसा, आप सुनो, जब मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो मैं जहां से एरिया से उठा के ला रहा हूँ वहां पे इवैल्यूएट करके बताऊंगा ना कि वहां पे जाके देखो वहां मिस स्टेटमेंट थी, यहां तो उससे जमा कर रहा हूं। और एक और चीज बताओ, अगर मैंने इस वर्किंग पेपर में जिसका C.01 वर्किंग पेपर है, इस पर मैंने इस केस की बातें लिखी हुई हैं, तो जो मेरा यहाँ पे अमाउंट आ रहा होगा मिस स्टेटमेंट का, क्या इस अमाउंट को मैं रेफर कर दूंगा कि मैं इसको समरी और मिस अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट लेके जा रहा हूँ, ऐसा है। और वहां क्या रेफर करूंगा कि यहां से आ रहा है, वहां क्या रेफर करूंगा कि यहां से आ रहा है, ताकि आपका कंट्रोल रहे कि जगह जगह जो जो, अच्छा ऐसे तो ये तो एक बताया मैंने, ऐसे तो 5 और चुरंगियां काम कर रही हैं, उनकी अपने वर्किंग पेपर में गलतियां निकलेंगी, वो एक जगह नहीं लेके जाऊंगा। तो भाई अगर आप एक तसव्वुर कर लो, आप सारी मिस स्टेटमेंट्स ने एक जगह जमा कर रहे हो बट आपने बताया नहीं कहां से आया, तो ह्यूमनली इतना सारा काम होता है, आप पता लगा पाओगे कहां से आ रही है चीज, या ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई या ढूंढना पड़ेगा, ऐसा ही है। और हो सकता है कि वो मिले ही ना,
और कल को रेगुलेटरी इंस्पेक्शन हो, आप बोलें भाई आपने तो उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी थी, आपने गलत कर दिया, आप मुझे बता दें आपके पास एविडेंस क्या है, किस बुनियाद पे आपने किए। तो आप लिखते हैं ना, वी बिलीव्ड दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, we believed that we have obtained sufficient and appropriate evidence to provide our opinion, to provide our qualified opinion, to provide our adverse opinion. ऐसा है तो लिखते हो ना वहां पे, तो फिर आपके पास कहां गई बेसिस, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है आपके पास। पहले बताओ बात समझ आती है? हाँ मेरे बच्चों, ओके। तो ये हिसाब किताब हो गया, अलाइंड है यहां तक हम? चलिए बताओ। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब ये तो हो गया हिसाब किताब, जब अच्छा अब ये जब मैंने वर्किंग पेपर बनाया, पूरा बना लिया, सही है, इसको पूरा डन कर दिया। अच्छा अब हमारे जो बच्चे हैं, सही है सुनना, हमारे जो बच्चे हैं वो पूरा काम कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल मारा मारी होती है, डेडलाइंस होती हैं। अब हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, पर क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले पार्टनर समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स देखेगा, पूरे वर्किंग पेपर रिव्यू करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, उसके बिना पे, उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूड करेगा कि यस देयर आर नो अदर मिसस्टेटमेंट्स दैट रिक्वायर करेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो साइन करेगा रिपोर्ट। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट भी देखेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट भी देखेगा। क्या मुझे सही लग रहा है? हाँ भाई, सब्सिक्वेंट इवेंट भी देखेगा। तो मुझे एक बात बताते हो, तो क्या सब्सिक्वेंट इवेंट की भी डॉक्यूमेंटेशन होगी? अच्छा, तो सब्सिक्वेंट इवेंट की डॉक्यूमेंटेशन में ये स्पेसिफिक आइजा रिलेटेड है? ओके, तो इसमें क्या करते हैं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिए ईयर एंड के बाद के, तो उसके एक्सट्रैक्ट लगा दूंगा और उसके आगे लिखूंगा नो मैटर फाउंड, नो मैटर फाउंड, नो मैटर फाउंड, ऐसा है? अच्छा फॉर एग्जांपल हमने कहा मैटर 1, मैटर 2, मैटर 3, नो इशू, नो इशू। अच्छा केस डिसीजन आ गया, ओ हो, तो क्या ये आपके लिए सब्सिक्वेंट इवेंट की कंसिडरेशन हो गई? अच्छा तो क्या अब इसको यहां रोक दूं या अब इसके आगे जाऊं? आगे जाएं। याद है वो कहता है, अंग्रेजी लिखी हुई है, डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट और नॉट, ऐसा है? अच्छा जिसमें नो इशू लिखा हुआ है उसको आगे जाने की नीड है, या वो कंक्लूड हो गया ऊपर? वो कंक्लूड हो गया, वो ओके है। तो क्योंकि मिनट्स लिखे हुए आ रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है जो मुझे बताए कि वहाँ पे कंडीशन। अच्छा तो अब मैं ये लिख दूं, अच्छा केस का डिसीजन आया हुआ है, तो अब मैं ये लिख दूं अपने वर्किंग पेपर में, जल्दी से बताना कि वी हैव डिटरमाइंड दैट वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट और नॉट, जल्दी बताओ ऐसा है? हाँ जी। अबे नहीं चौसियों, नहीं, पूरा लिखोगे कि कैसे डिटरमाइन किया, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी नहीं कर रही थी, वी इवैल्यूएटेड वेदर the condition of this were existed at reporting date or not, we inspected the case file। हाँ भाई कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई याद आ रहा है कुछ? ये लिखना पड़ेगा सब। अच्छा फिर आपने कहा, अच्छा फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि आपने क्या कहा कि भाई मैंने ये देखा, फिर आपने देखा केस कब हुआ था, ईयर एंड के बाद, इवेंट कब हुआ था, ईयर एंड के बाद, तो फिर आप कंक्लूड करोगे कि बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स वी कंक्लूड दैट द कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट। बात याद आई, बात समझ आ रही है? इसके बुनियाद पे कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट, और अगर केस होता, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती, तो फिर आप लिखते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर requiring amendment because condition existed at reporting date।
ऐसा है मेरे बच्चों? अच्छा, तो ईशा क्या कह रही हैं? ईशा वापस कॉपी पेस्ट करते हो? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ पहले ये देखो, मैं पूरी कहानियां क्यों सुना रहा हूं कि आपको ये पता लग रहा है कि मैं कंक्लूड कैसे करूंगा जब मैं काम करूंगा, तो वो काम दिखना चाहिए। क्लियर है? क्लैरिटी है? डॉक्यूमेंटेशन समझ आती है? आज भी क्वेश्चन दे देंगे, आफ्टर रिपोर्ट डेट हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, अभी आते हैं उस पर। हाँ, रेहान कह रहे हैं जैसे लास्ट टाइम आईटी वाला आ गया था आपका सवाल, इस बार ये भी आएगा, इंशाल्लाह आएगा, हमने मेहनत करवा इसलिए रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझ आ रही है आपको? सुने, एक चीज़ समझ आ रही है आपको? खुदा के वास्ते दो चीज़ें मिक्स नहीं करना। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलग है और उन्हीं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंटेशन अलग है। बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, दो टॉपिक से था, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो अब इधर आ जाओ जल्दी से, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ जल्दी से मेरे बच्चों, इधर देखो। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ऑडिट फाइल बना दी, क्या आप अपनी ऑडिट वर्किंग पेपर में फाइल के अंदर क्या इनकम्प्लीट चीज़ें लगा सकते हो या फिर कंप्लीट फाइनल लगानी है? अच्छा, अब एक मज़े की चीज़, आपकी रिपोर्ट डेट है, आपकी रिपोर्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 का, आपका ये ईयर एंड है, इसको कर लेते हैं रिपोर्टिंग डेट, और आप कोई 28 फैब 2026 को रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, सही है? ये आ गया। अच्छा, अब आपको आइजा 230 ये कहता है, सही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आइजा ये कहता है कि आपके पास यहां से लेके आगे तक 60 डेज हैं, 60 दिन है। अच्छा, 60 दिन में आप अपनी फाइल मुकम्मल कर लें। यस, 28 फैब से आगे कितने दिन है जल्दी बताओ? 28 फैब से आगे कितने दिन हैं? 60 दिन। अच्छा, तो मुझे बताओ, जब वो मेरे पास 60 दिन अवेलेबल हैं, तो जल्दी से बताओ, अगर मेरी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इनकम्प्लीट है तो मैं कैलकुलेट कर लूं, जल्दी से बता दो। ऐसा ये 60 दिन दे रहा है ना वो? अबे चर्सियों नहीं, वरना एविडेंस किस बात का था? वरना एविडेंस किस बात का था? ये 60 दिन पता है क्यों दिए गए? ये 60 दिन पता है क्यों किए गए? कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए। कॉस्मेटिक चेंजेस समझते हो? आओ बताता हूं। कॉस्मेटिक चेंजेस ये होते हैं कि रेफरेंसिंग अपडेट कर ली, सही है, क्लाइंट का नाम लिख दिया, पर्पस सेट कर लिया, सही है, एब्रीविएशन, डेकोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यस, साफ सुथरा कर रहे हो, ऑडिट टिक लगा रहे हो, ऑडिट टिक लगाना सही है ना? अच्छा, ताकि दिखे फाइलिंग कर रहे हैं बस। क्लियर हो गई बात? पहले बताओ, फर्क समझ आता है मेरे बच्चों? फर्क समझ आता है मेरे बच्चों? ओके, एक तो ये सिखाना था, एक तो ये सिखाना था। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने रिपोर्ट डेट, प्लीज सुनना, आपने रिपोर्ट दे दी, 60 दिन गुजर गए, सही है, 60 दिन गुजर गए। अब सुने, मैंने आपको क्या कहा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपकी वर्किंग पेपर का फाइल नहीं हो सकते, कंप्लीट होने चाहिए, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होंगी, यहां तक अलाइंड हो? अच्छा, अब मुसीबत ये हुई कि आफ्टर रिपोर्ट डेट हुआ ये कि आपको एक इवेंट पता लगा जो रिपोर्ट डेट पे पता होता तो आप मॉडिफाई कर देते रिपोर्ट। हाँ भाई, आइजा 560 आ गया सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा, तो अब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की थी उसमें मजीद एडिशन की रिक्वायरमेंट आ गई,
तो आप अब अपनी डॉक्यूमेंटेशन को वापस अमेंड करेंगे, ऐसा है? तो अब मैं वो सारी चीज़ें लिखूं? हमने डिस्कशन की मैनेजमेंट से, उसकी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस लगा दूं कि ईमेल की थी कि भाई रुको उसको 1 मिनट, होल्ड ऑन। अच्छा भाई मैनेजमेंट, फिर हमने वापस ये कैसे डॉक्यूमेंट किया, ये कैसे डिटरमाइन किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट करूं कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, हमने ये देखा, ऐसा है? और फिर क्या हम वापस से सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो सब्सिक्वेंट इवेंट वाले, वापस से लिखें? तो वो सारी चीजें आएंगी यहाँ पे, वो सारी चीजें आएंगी यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं आपको। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? बात समझ आती है? अच्छा, तो अब जो आपकी फाइल में चेंजेस होंगे, क्या ये डॉक्यूमेंट करेंगे चेंजेस क्यों हुए, वाई, किसने चेंज किए, हु, अच्छा अप्रूव किसने किए, नेचर ऑफ चेंज क्या था, ये सब हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आपको ये कहा जाए आपके 60 दिन भी गुजर गए और उसके बाद एक बंदा बोले यार शिट ये मैं लगाना भूल गया था, ये मैं वैल्यूएशन की रिपोर्ट लगाना भूल गया था, कंफर्मेशन लगाना भूल गया था, तो गए काम से। हाँ भाई, ऐसा है? तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि मैं अब 60 दिन क्लोज होने के बाद अपनी फाइल में छेड़खानी नहीं कर सकता? हाँ, अगर कर रहा हूं तो फिर उसका पूरा लॉग बनना चाहिए। जैसे ईवाई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनती है ना, तो उसके अंदर अगर मैं कुछ खोल के चेंज करना चाहूंगा ना तो उसकी परमिशन चाहिए होती है, लॉग बनता है, मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाया, इस वक्त पे लगाया, इस बंदे ने अप्रूव किया, वो सारी चीजें। पहले बताओ बात समझ आती है? क्योंकि क्योंकि अच्छा फॉर एग्जांपल आपने किसी और क्लाइंट की रिलेटेड पार्टी लिस्ट लगा दी यहाँ पे, हाँ भाई, और ये आप हटाना चाहते हो, तो क्या ये गलत किया आपने? यस। अच्छा, एक सवाल आया, सवाल बच्चे का ये आया कि 60 डेज के बाद आपके पास एक्सेस रहता है? यस, 5 सालों तक रहता है, क्योंकि आयजा की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने रिकॉर्ड्स को 5 सालों तक प्रिजर्व रखना है। 5 सालों के बाद, अच्छा 5 सालों तक रिजर्व क्यों रखना है? क्योंकि रेगुलेटर आके देखेगा, आईकैप आके देखेगा, ऐसा है? आपकी इंटरनेशनल फर्म्स आके देखती हैं कि क्वालिटी कंट्रोल्स क्या हैं आपके, कैसे आपने ऑडिट किया था। तो अगर मैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं रखूंगा मेरे बच्चों, तो क्या ऐसा होगा कि कोई बंदा ये नहीं देख पाएगा कि मैंने क्वालिटी काम किया या नहीं किया जल्दी से? तो कितने सालों तक रखना है डेटा? कितने सालों तक रखना है डेटा? अच्छा, अगर पाकिस्तानी लॉ कहे 10 साल, फिर अगर पाकिस्तानी लॉ कहता है कि ऑडिटर को 10 साल रखना है, तो 10 साल रखेंगे, ऐसा है? अच्छा चलें, अब इधर देखें, थोड़ा सा थ्योरी रीड करा दूं ताकि ये चैप्टर खत्म करें, क्या ख्याल है मेरे बच्चों? ऐसा ही है भाई, मोहब्बत में देखो, मैं यकीन करो मैं कोई 2-3 दिन से सही सो भी नहीं रहा, तुम्हारे लिए सवाल भी बना रहा हूँ, इतने बिजी शेड्यूल में आ भी रहा हूँ, तुम्हारा बनता है कि यार तुम अभी साथ दोगे, सही है? चलें आ जाएं, मैं खाली रीड कराऊंगा ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि आपने बुक में क्या देखा है, दुनिया में क्या देखा और मैं आपको क्या सिखा के जा रहा हूँ, सही है? आ जाओ इधर जल्दी से। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ 230 audit documentation is to prepare documentation that provides sufficient and appropriate record for the basis for auditor's report। हाँ भाई, ये कोई न्यू चीज़ है, ये पढ़ के समझ आ रहा है? हाँ भाई, क्लियर है? ये बस इसको मेमोराइज कर लेना, क्रैमिंग कहते हो ना, ये कर लेना, बस ये कर लेना क्रैमिंग, मैंने आपको उसका लघवी मायने बता दिए, सोचना सिखा दिया, सही है? अच्छा ये देखो, एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद आइजा। तो मैंने जितनी बकवास आपसे की, आइजा की तो की है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिस्क असेसमेंट, इन अकॉर्डेंस विद आइजा नहीं था? इन अकॉर्डेंस विद आइजा नहीं था? वो यही तो कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन क्यों लाजमी है? इसलिए लाजमी है ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि आपने ऑडिट किसके तहत किया है, किसके तहत किया है? आइजा के तहत।
और आयजा की सारी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर रहे थे, तो जब तक वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा। ऐसा है। आगे आ जाओ। वो कहता है आयजा 230 कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओ टाइमली बेसिस के ऊपर, सफिशिएंट टू इनेबल एक्सपीरियंस ऑडिटर विद नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड नेचर, timing and extent of audit procedure performed, the results of the audit procedure and the evidence obtained, and the significant matter arising during the audit and conclusion reached thereon। क्या ये तीनों बातें बताई हैं? क्या ये तीनों बातें बताई हैं? क्लियर है? आसान हुआ थोड़ा सा? कोई तकल्लुफ, कोई मसला? प्रीवियस वाली एग्जाम्पल ये आ गया तुम्हारे सामने पूरा। डन है? आगे चलो। Auditor is also required to document discussion of all significant matters। मैंने बताया था सारी डिस्कशन significant matters पे। Okay, how any inconsistencies with the final conclusion on the significant matter were resolved। मेरी और उसके बीच में inconsistency थी, था फर्क, तो कैसे रिजॉल्व हुआ मैंने लिखा था। यस, लिखा था मैंने। ओके, एंड जस्टिफाई एनी डिपार्चर फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल और रेलेवेंट प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय एनी आयजा। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई अगर आपने कोई प्रोसीजर जो आयजा रिक्वायर करता है और आपने वो नहीं कर पाए तो वो भी लिखो क्यों नहीं किया प्रोसीजर, वो भी लिखो क्यों नहीं किया प्रोसीजर। पहले बताओ बात समझ आती है? चलें अब आगे देखें। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ, द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर आइजाज। यानी मैंने तो आपको पढ़ाई ऐसे, अदर आइजाज सारे आइजा लाके यहां रख दिए थे। डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस आइजा। यानी ये कहता है भाई दूसरा आइजा जो भी कहता हो, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट दिखनी चाहिए, सिग्निफिकेंट डिस्कशन दिखनी चाहिए, कंक्लूजन रीच कैसे हुआ, ये सब पे अप्लाई करोगे। पहले बताओ बात समझ आती है? जो जो जहां काम कर रहे हो वो अपनी रिक्वायरमेंट है, ये सब में दिखना चाहिए कि आपने काम क्या किया, आपका नतीजा क्या निकला, आपने उससे कंक्लूड क्या किया। ये तीनों बातें याद रखोगे, जिंदगी आसान रहेगी। क्लियर है? यस, जैसे फजान ने बिल्कुल सही एग्जांपल दी। देखो ऊपर जो कह रहा है ना, आपने डेविएट किया, तो याद है क्लाइंट आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन में कहता है जाओ मैं कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहा क्योंकि ये डिस्प्यूट है, तो आपने डिपार्चर किया ना, आपने डिपार्चर किया ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, तो वो नहीं लिखूंगा मैं। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा अब इधर देखो, बड़ी टेक्निकल बातें लिखी हुई है, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि पहुंचाऊंगा कैसे दिमाग तक। इधर देखना, टेक्निकल बातें देखो। इधर पर्पस क्या है, एक सबूत है, क्या एविडेंस है, प्लान हुआ था, परफॉर्म हुआ था इन अकॉर्डेंस विद आइजा और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया और आपके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। सेकेंडरी पर्पस क्या है, ऑडिट टीम को असेस करना, प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट, टीम मेंबर्स को असिस्ट करना सुपरविजन के लिए कि भाई रिव्यू कर सके काम क्या हुआ है, इनेबल द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। पहली क्लास में बताया था, हाँ भाई। और ये समझ आता है रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। अगर यही केस चल रहा है तो आगे भी काम आएगा ना, वही रिकॉर्ड्स मेरे पास ही रहेंगे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये समझ आता है इधर, enabling an experienced auditor with no previous connection with the audit to conduct quality reviews or other inspection। कर सकता है वो, अगर मेरे पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल कर सकता है। उसको देख के समझ आना चाहिए। अच्छा अब इधर देखो, ये रहा, वो कह रहा है अगर आपने क्लाइंट की वर्किंग्स लगा दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगर आपने क्लाइंट की वर्किंग चिपका दी, क्लाइंट ने आपको फिक्स एसेट रजिस्टर दिया, आपने चिपका दिया, बोले ये मैंने वेरीफाई किया हुआ है, ओहो ऑडिट हो गया, क्या ये हो सकता है? लाइवा देखो, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बहन है वो बोलिए कॉन्फिडेंशियलिटी। अबे क्या हो गया? अबे वो बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट का डेटा लगा दिया। अच्छा मैं जब इस्लामाबाद मूव नहीं हुआ था जब तक, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले तो कराची की ऑडिट्स देखता था, मैं यहाँ पे तो बाद में देखना शुरू किया। यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस क्या थी, क्लाइंट से, अच्छा आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट का पूरा शेड्यूल बनता है, इन्वेस्टमेंट का पूरा शेड्यूल बनता है, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, अमोर्टाइजेशन। अच्छा इन्होंने क्या किया, खुद से रीकैलकुलेशन नहीं की, क्लाइंट की फाइल लेके चिपका दी और बोला हमने ऑडिट परफॉर्म किया, ऑडिट टिक लगा दी है।
अच्छा मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, ये कूपन कैसे वेरीफाई किया? तो बोली है सर। मैंने कहा है क्या है, अजीब सा मुंह क्यों बना रही हो, बताओ कैसे वेरीफाई किया? तो बोलिए सर वो तो ये तो क्लाइंट से हमने ये वेरीफाई कर लिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, क्लाइंट से क्या वेरीफाई किया, जहाँ वो अटकी वहाँ वो भटकी, ऐसा ही है। हमने बोला सवाल ऐसा फेंको मार्केट में कि पकड़ में आ जाए। समझ आ गया मुझे कि यहाँ पे पेलम पाली चल रही है। मैंने कहा बेटा जाओ शाबाश, शुरू से काम करो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ है ये चीज़ें? तो पहले बताओ ये बात समझ आ रही है कि क्लाइंट के रिकॉर्ड्स आपकी वर्किंग पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लियर है? जल्दी बताओ। ऐसा नहीं उसके वर्किंग पेपर चिपका दिए बोलो वेरीफाई कर लिया। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है आयजा के हिसाब से। क्या क्या बोला था? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड, 3 चीजें। क्लियर है? अच्छा तो मुझे बताओ आपके वर्किंग पेपर आप निकले, आपने क्लाइंट को बोला यार ये ले, ये अपने पास रख ले, 5 सालों के लिए तू रख लियो उसको अपने पास। हाँ जी, हमारे पास डेटा रखने की जगह नहीं है। क्लाइंट को बोले या खुद के पास रखें, अपने पास रखना है, हमारी कस्टडी में होगा, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, मैंने बनाया है। यस यस मैंने बनाया है, हमारी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो क्या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है कि किसी और के हाथ ना लगे? यस बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ये नहीं बात समझ आई, सर बोले 5 साल रखना, ऐसा है। और बोल रहे सेफ रखो, कॉन्फिडेंशियल रखो, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा ही है इधर। अच्छा और बोल रहे कि यार असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, असेंबल कर रहे हो फाइल, सही है। Order is required to assemble the file on a timely basis after the date of audit report, not more than 60 days after the date of audit report. हाँ भाई, इसमें कोई मसला? Okay, this usually excludes the draft of working paper or financial statement or notes that reflect incomplete or preliminary thinking. हाँ भाई, कुछ बताया था मैंने ये, कुछ बताया था मैंने ये कि इसके अंदर इनकम्प्लीट चीजें नहीं आ सकती। Okay. After the assembly of file has been completed, the auditor must not delete or discard audit documentation before the end of its retention period. Retention period कितना था? कितना था retention period? 5 साल। Very good. अच्छा अगर modify हो रहा है, if it has become necessary to modify the existing or add new documentation after this stage, the auditor is required to document, ये बताया था reason क्यों change हुआ, nature किसने चेंज किया, कब चेंज हुआ, रिव्यू की डिटेल्स। क्लियर है भाई? हाँ भाई, और मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज की है, ये मैंने स्पेसिफिक आयजा की सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एक जगह कर दी है आप लोगों की मोहब्बत में। सही है? अब तो लव यू बनता ना, चलो सही है, लव यू टू। सही है भाई? यस, इसको आप याद कर लेंगे, लव यू टू जानी। सही है? तो जानी यार, ऑल फॉर यू गाइस। सही है, मैं आपको सवाल बना के देता हूँ, सवाल बना के देता हूँ। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है, और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, कराऊंगा एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में। आई होप ये इंतहा का बोरिंग टॉपिक जो एक तरीके से थ्योरेटिकल कहलाता है, मैंने कोशिश की कि मैं इसको प्रैक्टिकल एंगल से करा दूं। सही है जी, इंटरेस्टिंग था। चलें शेड्यूल शेयर करवा दें, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू जानी, मैं बता दूंगा आपको कि कल क्या कर रहे हैं। मे बी, मैं पक्का नहीं कह रहा, मे बी कल ऑफ करूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आपने सांस लेने तक का मौका नहीं दिया है जब से आपने ऑडिट शुरू किया है। तो ये बात, अच्छा जी भी कह रहे हैं, जी भी कह रहे हैं, ये सही है भाई, सही है। अच्छा तो ये है ना, सुने तो भाई मैंने भी तो इक्वली मेहनत की ना तुम्हारे साथ। चलें, तो कल मैं सोचूंगा, आज मैं सोचूंगा, मैं बता दूंगा आपको। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, ये कह रहा हूं मैं। सही है, यू गाइस शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। 10% प्रोबेबिलिटी है कि मैं ना लूं। सही है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।